हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रेज़ी फॉर आईएएस में। और ये करंट अफेयर्स ऑल इन वन है फॉर 25 मई 2020। और जैसे कि आपको पता है, ऑल इन वन इसलिए क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो उनको यहाँ पे कंपाइल किया गया है। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। ईएसआईसी के बारे में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो एक्चुअली में अभी न्यूज़ ये थी कि कई सारे नए एम्प्लॉयज़ ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। ओके, तो एनएसओ इसकी रिपोर्ट निकालता है, दैट इज़ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये इस तरीके की कई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के डेटा इशू करता है, जैसे पीएफआरडीए, ईपीएफओ वगैरह। ईएसआईसी या एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है वो 1952 में लॉन्च हुई थी अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948। और ये एक्ट जो है ये पहला लेजिस्लेटिव सिक्योरिटी स्टेप है फॉर वर्कर्स इन इंडिया। ओके, और इसको क्यों डिज़ाइन किया गया था? ताकि एम्प्लॉयज़ को हेल्प मिले टू फाइट अगेंस्ट देयर सिकनेस। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो टू फाइट अगेंस्ट देयर सिकनेस, डिसेबलमेंट, मैटर्निटी एंड डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन कम कर दिया था स्कीम के अंडर। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो था वो 4.75 से 3.25 कर दिया था, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी 1.75 से घटा के 0.75% कर दिया गया था। और इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ पर डे 137 रुपीज़ या उससे कम कमाते हैं उनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम पेमेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। ओके, नाउ सेकेंड इज़ अबाउट वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट। तो इंडिया का जो स्टील आउटपुट है वो डिक्लाइन हो गया बाय 65%, और इसको रिलीज़ किया है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने। और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो ग्लोबल स्टील आउटपुट है वो भी डिक्लाइन हो गया 13%। चाइना का बहुत सालों के बाद में मतलब स्टील आउटपुट जो है वो डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो इसलिए ये भी काफ़ी एस्टॉनिशिंग फैक्ट है। और इंडिया इज़ करेंटली ऑपरेटिंग अंडर इट्स नेशनल स्टील पॉलिसी ऑफ 2017। तो इंडिया की कौन सी पॉलिसी चल रही है अभी? 2017 की। और इसके तहत इंडिया के क्या ऑब्लिगेशन है? इट हैज़ टू इंक्रीज इट्स स्टील प्रोडक्शन टू 300 मिलियन टन्स बाय 2030। ये टारगेट याद रखना, 2030 तक हमें अपना स्टील प्रोडक्शन बढ़ाना है टू 300 मिलियन टन्स। And it also aims to make India self-sufficient in steel, and it aims to build a globally competitive steel industrial output in the country। तो globally competitive बनाने के लिए और इंडिया को self sufficient बनाने के लिए और प्रोडक्शन 300 मिलियन टन तक लेके जाने के लिए। ओके, नाउ मिज़ोरम प्रोवाइड्स इंडस्ट्रियल स्टेटस टू स्पोर्ट्स। तो ये किस लिए है? ताकि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। तो मिज़ोरम जो है वो ऑलरेडी जाना जाता है उसके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और अचीवमेंट्स के लिए। फुटबॉलर्स वहाँ से काफ़ी ज़्यादा निकले हैं, और इसके अलावा हॉकी, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग और कुछ इंडिजिनस गेम्स भी, जैसे रिले रेसेस होती हैं यूजिंग बैम्बू, जिसको वहाँ कलछेद काल कहते हैं। फिर इनसुक नावरा यानी रॉड पुशिंग, एंड इनर पथाई दैट इज़ कॉक फाइटिंग। तो इन सब में भी मिज़ोरम के स्पोर्ट्स मतलब काफ़ी माने जाते हैं। ओके, नाउ नासाज एंटार्क्टिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना, एंटिया। ओके, it finds high energy particles from ice। एक्चुअली इसका जो वो है ना एंटिया, इसको कई जगहों पे अनीता भी लिखा हुआ है। ठीक है, ANITA। तो अगर कुछ भी आता है ना नासा से वो रिलेटेड, तो आप ये समझ जाना ये एंटार्क्टिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना की बात हो रही है। एंड द रिसर्चर्स बिलीव दैट दीज पार्टिकल्स आर प्रूव टू पैरेलल यूनिवर्स। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है। एंड एंटिया जो है ये हाई एनर्जी कॉस्मिक न्यूट्रिनो डिटेक्टर है, जो कि रेडियो पल्सेस को डिटेक्ट करता है जो निकलती हैं दैट आर एमिटेड बाय एंटार्क्टिक आइस शीट। तो जो आइस में न्यूट्रिनोज होते हैं वो रेडियो पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू अस्कैरियन इफेक्ट। और एंटिया जो है ये नासा की पहली ऑब्जर्वेटरी है न्यूट्रिनोज की। एंड द रिसर्चर्स हैव स्पेशल इंटरेस्ट फॉर न्यूट्रिनोज, क्योंकि ये अकेले पार्टिकल हैं जो कि अर्थ तक पहुंचते हैं एटीन्यूएटेड। ओके, एस्कैरियन इफेक्ट क्या है? ये ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे पार्टिकल जो है इट ट्रेवल्स एट अ वेलोसिटी फास्टर दैन लाइट इन अ डेंस इलेक्ट्रिक मीडियम। तो आइस वगैरह में ये जो मतलब इस तरीके के मीडियम्स होते हैं तो उसमें ये इफेक्ट देखने को मिलता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट से भी ज़्यादा तेज़
ट्रैवल करते हैं एंड प्रोड्यूसेस शावर ऑफ सेकेंडरी चार्ज्ड पार्टिकल्स, और इससे वो सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल्स का एक शावर प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो दिस इज एस्कैरियन इफेक्ट। और एनटीआई याद रखना किसका है, नासा का, ये चीज़ मेन याद रखना। नाउ कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये बिजनेस कम्युनिटी को लेकर आने के लिए है, कलेक्टिव एक्शन के लिए, एंड प्रोटेक्ट पीपल्स लाइवलीहुड एंड फैसिलिटेट बिजनेस कंटिन्यूटी एंड मोबिलाइज सपोर्ट फॉर कोविड-19, मतलब बिजनेस कंटिन्यूटी वगैरह बनी रहे और लोगों का लाइवलीहुड बचा रहे और कोविड-19 को सपोर्ट भी मिल सके। तो ये एक्चुअली में एक फ़ंड है, ये याद रखना। कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म क्या है, ये फ़ंड है WEF का, और इसको बनाया गया है विद द सपोर्ट ऑफ WHO, और ये सारे बिजनेस और इंडस्ट्री ग्रुप्स के लिए ओपन है। नाउ हीट वेव वॉज ए न्यूज़, क्योंकि IMD जो है उसने रेड अलर्ट इशू किया है फॉर सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। हीट वेव क्या होता है, ये एक पीरियड होता है ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अभी जैसे 5 दिन का इशू किया गया है, एंड इट अकर्स ड्यूरिंग द समर सीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड साउथ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न और साउथ सेंट्रल पार्ट्स में इसको इशू किया जाता है, मतलब ये पीरियड आता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का। ठीक है, और इसका टाइम ऑफ अक्रेंस क्या होता है, ये टिपिकली वैसे मार्च और जून के बीच में होता है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में ये जुलाई तक भी जाता है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो इसकी वजह से जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको डिहाइड्रेशन, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक जैसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा कि यहाँ बताया गया है कि हीट वेव कब होती है। तो कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री प्लेन्स में पहुँच जाए या फिर कम से कम 30 डिग्री हिली रीजन्स में। अब क्या होता है कि नॉर्मल से जब नॉर्मल से डिपार्ट हो तो हीट वेव कब होगी, जब 4.5 डिग्री टू 6.4 डिग्री सेल्सियस का डिपार्चर हो, और सिवियर हीट वेव जब 6.4 डिग्री से ज़्यादा हो। और अगर एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर के बेसिस पे देखें तो 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और सिवियर में 47 से ज़्यादा। ओके, और वैसे ही नीचे कोस्टल स्टेशंस का भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक दूसरा ऐड किया हुआ है फ़ोटो, तो इसमें IMD ने है ना कुछ कलर कोड्स डिज़ाइन किए हुए हैं। तो जैसे ग्रीन इज़ फॉर नॉर्मल डे, और इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल होता है, कंफर्टेबल होता है। देन येलो अलर्ट, तो इसमें अपडेटेड रहो, हीट अलर्ट रहता है। और हीट वेव कंडीशंस जो होती हैं वो 2 दिन तक रहती हैं, और उसमें क्या क्या एक्शंस किए जाने चाहिए। उसी तरीके से ऑरेंज अलर्ट है कि बी प्रिपेयर्ड, और सीवियर हीट अलर्ट फॉर द डे होता है। ठीक है, इसमें रेड का नहीं है, तो रेड का अभी 5 डेज़ का आया हुआ है। इसमें अपडेटेड आता है कि क्या क्या उसमें कंडीशंस करनी चाहिए, तो आई विल अपडेट यू विद दैट। ओके, एंड इफ़ एनीवन ऑफ यू इज़ हैविंग द आइडिया, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ओके, ना इंडिया चाइना बॉर्डर इशू एंड सोल्यूशन। तो अभी क्या है कि इंडियन और चाइनीज़ आर्म्ड फोर्सेस के बीच में टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं आफ्टर अ फेस ऑफ इन ईस्टर्न लद्दाख, और कुछ पहले से कुछ कन्फ्रंटेशंस चले आ रहे हैं, और ये देखा गया है कि उनका ज़्यादातर रेजोल्यूशन जो हुआ है वो हायर पॉलिटिकल इंटरवेंशन से ही हुआ है। तो कौन कौन से हुए हैं, जैसे दिप्सांग प्लेन इन नॉर्दर्न लद्दाख, ये हुआ था 2013 में। तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ली केकियांग विज़िट किए थे 2013 में इंडिया। और फिर दूसरा हुआ था चूमार इन ईस्टर्न लद्दाख इन 2014, और उस टाइम पे भी शी जिनपिंग आए थे 2014 में। एंड देन डोकलाम इशू ऑन द ईस्ट एट भूटान्स बॉर्डर विद चाइना, ये 2017 में ही हुआ था। तो उस टाइम पे भी मोदी और शी जिनपिंग की काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स हुई थी, एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट लास्टेड फॉर 73 डेज़ एट डोकलाम। ठीक है, तो ये ऑलरेडी कन्फ्रंटेशंस ये हो चुके हैं। अभी 3 फीचर्स जो नए नॉर्मल को डिफ़ाइन करते हैं वो क्या हैं, एक तो इनकर्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं अक्रॉस दी अदर्स क्लेम लाइन, मतलब एक कंट्री एक लाइन बोलती है कि यहाँ तक है ये बॉर्डर है, दूसरी बोलती है कि ये बॉर्डर है, तो इसकी वजह से फिर वो एक दूसरे की मतलब जो बाउंड्री मानी जाती है वहाँ पे इनकर्शंस होते हैं। ओके, और ये पहले कॉमन रहते थे, ज़्यादा थ्रेटनिंग नहीं रहते थे, क्योंकि वही था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का प्रॉपर परसेप्शन जो था वो नहीं था। ओके, तो इसके बाद में फिर ये था कि 1980s में ना कई सारे प्रोटोकॉल्स बनाए थे दोनों कंट्रीज़ ने, ताकि इस तरीके के इनकर्शंस नहीं हो।
और इसके अलावा क्या होता है, इंटेंस फेस ऑफ होता है। तो जो प्रोटोकॉल मैंने आपको बता रही हूँ, दीज प्रोटोकॉल्स आर अनेबल टू कोप विद द न्यू डायनामिक मार्क्ड बाय मोर विग्रस पेट्रोलिंग। तो अब क्या है कि ये प्रोटोकॉल भी क्यों फ्रूटफुल साबित नहीं हो रहे, क्योंकि पेट्रोलिंग जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं दोनों तरफ की आर्म्ड फोर्सेस, तो उससे काफ़ी फ्रीक्वेंट और इंटेंस फेस ऑफ्स होते हैं दोनों के बीच में। ओके, देन देर इज़ रिडक्शन इन ट्रस्ट। तो दिल्ली और बीजिंग के बीच में देर इज़ अ डिमिनिशिंग ट्रस्ट अमिड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भी मतलब ऑलरेडी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल की वजह से भी इशू है। नाउ व्हाट आर द 3 अर्जेंट नीड टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो पहली बात तो इंडिया, मतलब अब इंडिया में क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो टेकिंग अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ इन कॉन्फिडेंस। तो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सेम लाइन पे लेकर आना। देन देर इज़ अ नीड फॉर एन अर्ली पॉलिटिकल कंसल्टेशन, ताकि ऐसे वेज एक्सप्लोर किए जा सके ताकि स्टैंड ऑफ को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि अब ये भी बात कही जा रही है कि चाइनीज़ ट्रूप जो हैं दे आर सिटिंग ऑन इंडियन टेरिटरी। ओके, तो इसलिए स्टेटस को रिस्टोर करना भी ज़रूरी है। एंड देर इज़ अ नीड फॉर अ रिन्यूड एफर्ट एट रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट ओवर द बाउंड्री। तो ये किस लिए, क्योंकि जो फ्रीक्वेंट क्राइसिस हो रहा है इंडियन फ्रंटियर पे, और इसके लिए दिल्ली ने भी है ना, मतलब कहा है कि दोनों कंट्रीज़ को जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें अगर कन्फ्यूजन है तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी आर्मी क्लैशेस कहाँ कहाँ पे हुए, एक तो पेंगोंग लेक में हुआ है इन लद्दाख, देन नाकुला इन सिक्किम, और गलवान वैली एंड डेमचौक इन लद्दाख। ठीक है, और एलएसी का जो इशू होता है वो क्यों मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर अप करता है। 23 ऐसे एरियाज़ हैं एलएसी के अलोंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोलिंग और फेस ऑफ्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है ना कुछ फ्लैश पॉइंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। जैसे ऊपर आपको लद्दाख में दिख रहा होगा ये डेमचौक और ट्रिग हाइट्स, पेंगोंग सो, यहाँ पे अभी सब हुआ है। अभी हमने डेमचौक और इसका पेंगोंग सो का भी बताया, चूमार में पहले हो चुका है। और उसके अलावा फिर नीचे आओ तो हिमाचल प्रदेश में आता है आपका कौरिक और शिपकीला, फिर उसके नीचे उत्तराखंड में बारहौटी और पुलन सुंदा आता है, फिर अरुणाचल में आता है नामखाचू, सुमदोरोंगचू, असफिला, ये सारे नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसग्रेशंस होते रहते हैं। नाउ व्हाट इज़ बिहाइंड द लेटेस्ट टेंशंस। तो अभी एक तो पेंगोंग लेक का जो नॉर्दर्न बैंक है वो हमेशा से पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहा है, क्योंकि वही एलएसी का वहाँ पे परसेप्शन डिफरेंट है। फिर गलवान वैली जो है वहाँ पे भी स्टैंड ऑफ होता है, और यहाँ पे पहले ज़्यादा इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं। और अभी ये इसलिए हुआ क्योंकि चाइना जो है वो अपने ट्रूप्स को अंदर लेकर आ रहा है, और ताकि जो इंडिया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहा है उसको रोका जा सके। तो अब दिल्ली का कहना, मतलब इंडिया का कहना ये है कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो हम अपनी साइड पे कर रहे हैं, लेकिन चाइना को ऐसा नहीं लगता है, वही डिफरेंट परसेप्शन है। एंड फिर अनएक्सपेक्टेड टेंशंस इन सिक्किम, क्योंकि एक चेंजिंग डायनामिक है वहाँ पे भी। और पहले मतलब चाइना ने तो उस तरफ पे काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो अब इंडिया भी वहाँ पे कैचअप कर रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो चाइना को उससे प्रॉब्लम है। अब क्या सेटलमेंट होने के कोई प्रॉस्पेक्ट्स हैं। एक्चुअली इसमें 2 एडिटोरियल मिलाए गए फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज, वन वाज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड वन वाज फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर देने के लिए। ओके, और लाइकलीहुड जो है अब सेटलमेंट की वो बहुत मुश्किल लग रही है, और वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। जैसे वेस्टर्न में आप अक्साई चिन में देखो तो चाइना ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का ऑक्यूपाई किया हुआ है, और ईस्ट में भी चाइना का क्लेम है ऑन 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एक्सटेंडिंग ऑल अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश। तो इसका रीज़न ये है कि चाइना क्लेम करता है कि जो अरुणाचल प्रदेश में तवांग रीजन है वो उसका पार्ट है। ओके, और अब दोनों साइड्स ने ये तो कह दिया है कि स्टेटस को तो नहीं हो सकता एज अ सेटलमेंट, तो ज़्यादा मीनिंगफुल और म्यूचुअल एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, जिसमें सबसे रियलिस्टिक सोल्यूशन जो माना जा रहा है वो ये है कि एलएसी के अलोंग माइनर एडजस्टमेंट कर ली जाए। क्योंकि एक ऑब्वियस सी बात है कि जो टेरिटरी एक कंट्री अभी होल्ड कर रही है वो दूसरे को ऐसे तो नहीं देगी, तो इसकी वजह से माइनर एडजस्टमेंट्स केवल किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एडिटोरियल इज ऑन वेदर देर इज़ एन एब्सेंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ड्यूरिंग कोविड-19।
तो सुप्रीम कोर्ट ने है ना जो माइग्रेंट लेबरर्स का अभी केस था, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपरली एक्नॉलेज करने में सुप्रीम कोर्ट फेल हो गई है। एंड उसी के ऊपर है ये, और एब्सेंस ऑफ जुडिशल एक्टिविज्म। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फॉर माइग्रेंट लेबरर्स? तो देर इज़ नो वर्क, काम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज़ उनको नहीं मिल रही, और क्वालिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं है, एंड देर इज़ नो मीन्स टू रीच होम। ये सारी चीज़ें आपको पता भी हैं, तो इसमें तो कुछ नया नहीं है। एंड देर हैज़ बीन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, इसके अलावा और क्या हुआ है कि जो पिटिशंस गए हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने या तो अलाउ नहीं किया है या फिर एडजर्न कर दिया है, तो उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिला है। ओके, सो ये करके कोर्ट ने क्या किया, इट हैज़ डिनाइड सिटीजन्स ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, तो जस्टिस एक्सेसिबल ही नहीं है, ये सबसे ज़्यादा गलत सिचुएशन है। ओके, विच इज़ एंश्योर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड माइग्रेंट लेबरर्स इशू इज़ इनहेरेंटली एन इंटर स्टेट इशू। तो ये भी कोर्ट का कहना है कि ये जो है ये एक इंटर स्टेट इशू है। तो सेंटर ने तो कई सारे डायरेक्टिव्स दिए हैं, लेकिन स्टेट्स को इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी बना दिया गया है, यानी लागू करने का पावर किसके पास में है? स्टेट्स के पास में है। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई है। अब इंटर स्टेट इशू है तो वो एक दूसरे पे पूरा ब्लेम डाल रहे हैं, मतलब कि कौन गारंटी करेगा कि उनको, मतलब माइग्रेंट वर्कर्स जो उनको प्रॉपर सेफ ट्रांसपोर्ट मिले वापस जाने के लिए, या फिर अगर वो क्वारंटाइन में है तो उनको सस्टेनेंस अलाउंस वगैरह कैसे ग्रांट किया जाए, उनके हेल्थ इश्यूज़ को कैसे देखा जाए। ये सारे क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं है, और इस वजह से अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो अब कोर्ट ने मतलब पिटिशंस रिजेक्ट क्यों किए हैं? ठीक है, तो एक तो उनका कहना है कि ये जो कंडीशन है माइग्रेंट लेबरर्स की, ये पॉलिसी मैटर है, मतलब ये गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और इसमें जुडिशल इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। और फिर इन्होंने कहा है कि देखो, गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही हो, वो ऑलरेडी 2 स्क्वायर मील्स यानी 2 टाइम का खाना तो दे ही रही है इनको, लेबरर्स को। फिर जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं जैसे माइग्रेंट लेबरर्स रेलवे ट्रैक्स पे सो गए और मारे गए, तो ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो बहुत ही मतलब इनसेंसिटिव टाइप की चीज़ें कही जा रही हैं। एंड इनका ये भी कहना है कि जो लॉयर्स आ रहे हैं पिटीशन वगैरह लेके, वो दे आर कमिंग मियरली ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स। तो केवल रिपोर्ट वगैरह के बेसिस पे वो पिटीशन लेकर आ जा रहे हैं। तो अब कोर्ट क्या कर सकते हैं ऑन अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी एंड नॉन जुडिशल इंटरफेरेंस? तो एक्चुअली में बात ये है कि ये पहले भी कई सारे जजमेंट्स आ चुके हैं कोर्ट के, जहाँ पे उसने मैटर्स ऑफ पॉलिसी को बताया है, जैसे विशाखा गाइडलाइंस थी ऑन सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस, और राइट टू फूड, या फिर वेरियस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ आई हैं। ऐसे केसेस में कोर्ट ने पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया और फिर स्टेट्स को कहा है कि इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ऐसे काम पहले भी कोर्ट कर चुकी है। देन ये प्रिज्यूम कर लेना कि गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट जज, तो ऐसे केस में कोर्ट ये भूल रही है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फॉल साइलेंट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो मतलब बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करने के लिए है, और इस टाइम पे मतलब ऐसे चुप नहीं रह सकते। ओके, एंड मॉनिटरिंग स्टेट ऑब्लिगेशन, तो और कुछ करे ना करे, कम से कम कोर्ट जो है वो सिचुएशन को खुद से मॉनिटर ज़रूर कर सकती है, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको डायरेक्ट किया जा सकता है कि जो एम्पेरिकल डेटा वगैरह है उसको कलेक्ट करे। ठीक है, तो जो रोल होता है वो अब इसमें डिफ़ाइन किया था कि जो स्टेट्स का रोल होता है वो ये इंश्योर करना होता है कि एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं पेंडेमिक की वजह से वो कम से कम रहे। और उसी तरीके से जुडिशरी जो होता है, इट इज़ एन ऑल इम्पॉर्टेंट वॉच डॉग। तो उसका काम ये है कि वो मॉनिटर करे कि स्टेट की ड्यूटी, स्टेट मतलब अपनी ड्यूटी पे हमेशा बाउंडेड रहे। ओके, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी एंड रिस्पेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, now empowered group 6 has played an important role in response to the COVID-19 pandemic in India। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था ना कि 11 एम्पावर्ड ग्रुप्स सेटअप किए थे ताकि कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड रिस्पांस किया जा सके कोविड-19 पेंडेमिक को, और इनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बनाया गया था और 2005। ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ
2005। तो एम्पावर्ड ग्रुप 6 भी जो है उसको इसी साल अप्रैल में बनाया गया था, एंड इट इज़ चेयर्ड बाय नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत, एंड इसका मैंडेट था टू होल्ड डिस्कशंस विद द स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, उनके सोल्यूशन निकालना और फिर प्लान्स बनाना अगेंस्ट कोविड-19। तो इस ग्रुप के एम्पावर्ड ग्रुप 6 जो है इसके कई सारे स्टेक होल्डर्स थे, कौन कौन थे और उनका रोल क्या क्या था। तो यूएन एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इनका रोल जैसे अब क्या था, स्किल बिल्डिंग करना या फिर जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन करना ऑन इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, और पीपीईज और मास्क वगैरह का प्रोक्योरमेंट। इसके अलावा दूसरे स्टेक होल्डर हो गए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज। तो इनका काम क्या था, जैसे मतलब एनजीओज खासकर आपके हो गए बिल एंड मेलिंडा गेट्स, अक्षय पात्र, रामकृष्ण मिशन। तो इनका मेन काम क्या था कि एक तो स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करना, उसके बाद में फिर एसेंशियल्स को डिलीवर करना, ठीक है, और अवेयरनेस क्रिएट करना, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में इन्फॉर्म करना, शेल्टर प्रोवाइड करना, ये सारे काम हो गए। उसके बाद में फिर अगले स्टेक होल्डर हैं आपके इंडस्ट्री एसोसिएशंस, जैसे सीआईआई, फिक्की, एसोचैम और नासकॉम। तो इनका काम था इनोवेशंस फैसिलिटेट करना और इंडिया को हेल्प करना टू बिकम सेल्फ रिलायंट, ठीक है। और उसी तरीके से कई स्टार्टअप्स भी एक्चुअली में इसमें स्टेक होल्डर रहे हैं। तो स्टार्टअप्स ने भी कई सारे इनोवेशंस वगैरह किए हैं। ओके, नाउ इनकम सपोर्ट स्कीम्स। तो छत्तीसगढ़ ने अभी एक फार्म इनकम सपोर्ट स्कीम लॉन्च की है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ओके, और ये है क्या, वैसे पहले इसके बारे में देख लें। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में तो इसमें फार्मर्स को जो है पर एकड़ 13,000 रुपीज़ दिए जाएंगे अंडर द स्कीम, और ये 4 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे। ओके, 13,000 पर एकड़ एन ईयर। ओके, और इसमें अभी इनिशियली ये जो कवर करेगा वो करेगा राइस, मेज और शुगर केन फार्मर्स को, और बाद में दूसरे क्रॉप्स को भी एक्सपेंड किया जाएगा। ऐसी दूसरी स्कीम्स कौन सी आ चुकी हैं, तो वो आई हैं वेस्ट बंगाल की कृषक बंधु, तेलंगाना की रायता बंधु, झारखंड की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, उड़ीसा की कालिया स्कीम यानी कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, और पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो इनकम सपोर्ट की ज़रूरत क्या है, तो पहली बात तो बहुत कम फार्म इनकम रहती है, और नाबार्ड के अकॉर्डिंग एवरेज मंथली फार्म इनकम जो है फार्मर्स की इंडिया में वो केवल ₹8900 है। ओके, और फिर एपीएमसी मंडी से रिलेटेड इश्यूज हैं। देन देर इज़ लैक ऑफ मंडी यार्ड्स एंड इशू ऑफ एक्सेसिबिलिटी, एरिया वगैरह भी इनसफिशेंट पड़ता है। देन देर इज़ कार्टिलाइजेशन बाय मंडी ट्रेडर्स। तो एपीएमसी एक्ट ने क्लियरली प्रोवाइड किया है कि ओपन ऑक्शनिंग होनी चाहिए फार्म प्रोड्यूस की, ताकि उनको ज़्यादा अच्छी इनकम मिले फार्मर्स को और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लेकिन ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मंडी यार्ड में वो अपने कार्टेल बना लेते हैं और प्राइसेस वगैरह खुद से डिटरमाइन कर लेते हैं अपने फेवर में। उसके बाद में अगर कोई नया प्लेयर आना चाहे तो बहुत ज़्यादा हाई फीस और रेड टेपिज़म होता है। एंड देयर इज़ ऑल्सो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, मतलब जैसे वेइंग के लिए, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और स्टोरेज के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन ये जो इनकम सपोर्ट स्कीम है इसका चैलेंज क्या है, इसका सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ रिकॉर्ड ऑफ टेनेंसी, ठीक है। तो गवर्नमेंट डेटा कहती है कि केवल 10% टेनेंसी है, लेकिन माइक्रो लेवल स्टडी से पता चला है कि 25 से 30% टेनेंसी हो सकती है। अब दिक्कत मेन क्या है कि जो कैश एडवांसेस हैं दे गो टू एब्सेंटी ओनर, जो वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बस उसका खेत वगैरह है, उसका फार्म है। तो ये जो इनकम सपोर्ट में जो कैश एडवांसेस जाते हैं वो इस एब्सेंटी ओनर को जाता है और ना कि टेनेंट्स को। सो दिस विल नॉट बेनिफिट द रियल टिलर। तो जो मेन क्राइसिस में है इंसान उस तक तो पहुँचेगी ही नहीं ये चीज़, तो ये सबसे बड़ा इशू है। तो सजेस्टेड सोल्यूशन क्या है इसमें, पहली बात तो आइडेंटिफाई करना लैंडलेस लेबरर्स को और टेनेंट्स हु आर वर्किंग ऑन द फार्म्स। तो इसके लिए मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट करके आया है, तो इट इज़ अ वेलकम स्टेप। देन सिंक्रोनाइजिंग मनरेगा विथ फार्म ऑपरेशंस। ओके, अब बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 3 नए प्लांट स्पीशीज़ डिस्कवर किए हैं इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट पैचेस ऑफ सदर्न एंड ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन केरला एंड तमिलनाडु। तो ये 3 हैं, इनके नाम थोड़े ख़तरनाक हैं और ये फ़ोटो दी हुई है तो आप देख लो, आपको एटलीस्ट
थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाएगा। यूजीनियस फेरोकार्पा, ये रोज़ एप्पल फैमिली का है और ये मलाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में पाया गया है। देन देर इज गोनियोथैलेमस सिरिकस, ठीक है। ये जो है ये कस्टर्ड एप्पल है। इट हैज़ बीन फाउंड, कस्टर्ड एप्पल की फैमिली का है एंड इट हैज़ बीन फाउंड इन द कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु। ओके, तो ये भी याद रखना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ रही हैं तो ये कहाँ कहाँ पे, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, देन कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु। देन देर इज़ मीम साइलन नर्वोसम, तो ये कायम्बू या कासावू फैमिली को बिलोंग करता है। ये भी कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया गया है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये 1890 में फाउंड हुआ था एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देन कटकारी ट्राइब था न्यूज़ में, तो कटकारी जो है इट इज़ वन ऑफ द 75 पीवीटीजी, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, और ये हिस्टोरिकली फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे और दे आर लोकेटेड प्राइमरली इन रायगढ़ एंड इन पार्ट्स ऑफ पलघर, रत्नागिरी और थाने डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और गुजरात में पाए जाते हैं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत आइडेंटिफाई किया था। एंड कटकारी जो नाम है वो एक फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी से डिराइव किया गया है। ये होता क्या है, कटकारी मेकिंग एंड बाटर और सेल ऑफ कटेचू, यानी कथ को निकाला जाता है और उसका बाटर वगैरह किया जाता है फ्रॉम द खेर ट्री, ठीक है। तो अकेशिया का जो पेड़ होता है उसमें से क्या होता है कि जो लकड़ी होती है, वुड होता है, उसको बॉईल किया जाता है खेर ट्री से और फिर इवेपोरेट किया जाता है, जो भी ब्रू वगैरह बनता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे इनको नाम मिला है कटकारी। ना शाही लीची फ्रॉम मुजफ्फरपुर एंड जरदालू मैंगो फ्रॉम भागलपुर। न्यूज़ ये थी कि जो बिहार पोस्टल सर्कल है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वो अब शाही लीची और जरदालू मैंगो जो है उसको लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे। तो न्यूज़ तो खास नहीं, लेकिन बस ये याद रखना कि इन दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। शाही लीची कहाँ की है, मुजफ्फरपुर की, और जरदालू मैंगो जो है वो कहाँ का है, भागलपुर का। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द न्यूज़ ऑफ 25th। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसे और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। एंड कीप लर्निंग, स्टे क्रेजी। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।